तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में पहले हम फोर्स को पढ़ लेते हैं। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स 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 को हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो फोर्स में आता है, फोर्स की डेफिनेशन में आता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या अपनी तरफ पुल करते हैं, मतलब धक्का लगाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो फोर्स कहलाता है। तो देखो, इस डेफिनेशन में हमें अच्छी तरह फोर्स के बारे में पता नहीं चला कि फोर्स क्या होता है, तो इसको हम दूसरी डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन में आता है, इट इज डेफिनेट as the push or pull on an object with mass that causes it to be change its velocity। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में वेलोसिटी का चेंज आना, मतलब पुश और पुल करने से वेलोसिटी में चेंज आना किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में पुश और पुल करने से वेलोसिटी में चेंज आना किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। ठीक है, तो मैं ये होता है सेकंड, मतलब ये सेकंड डेफिनेशन है फोर्स की। तो इसको पढ़ के हमें फोर्स के बारे में अच्छे से पता लग गया। ठीक है, तो एक और चीज आती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा टू ओपन और क्लोज द डोर। किसी भी, देखो, डोर को ओपन करने के लिए हमें या तो अपनी तरफ पुल करना होगा या मतलब अपोजिट साइड में पुश करना होगा, तभी वो डोर ओपन होगा। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल? फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमने फोर्स पढ़ लिया और ये पढ़ लिया कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फोर्स के इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? तो फोर्स के टोटल 5 इफेक्ट्स हैं। 3 हम इस पेज पे पढ़ेंगे और जो बाकी 2 हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट आता है, वो आता है फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स होता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एग्जांपल में हम एक फुटबॉल लेते हैं। ठीक है, फुटबॉल को हम इस यहाँ से पहले ही देखो रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो अब ये इधर की तरफ हमने फोर्स लगाया, इधर हमने फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था, फुटबॉल थी, ये मूव होनी शुरू हो गई। तो जैसे कि इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या था, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हमने फोर्स लगाया तो जो ऑब्जेक्ट था मूव करने लगा। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इफेक्ट आता है इसका, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। देखो, अब हमने इधर की तरफ इसको फोर्स लगाया था तो ये फुटबॉल मूव करने लगी थी। अब वही हम इसको इधर से फोर्स लगाएंगे, मतलब इधर से फोर्स लगाया था तो ये मूव कर रही थी ना, अब इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यही है इसका सेकंड इफेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका थर्ड इफेक्ट पढ़ते हैं। थर्ड इफेक्ट में आता है फोर्स कैन चेंज, सॉरी यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, अब हमने इधर से इस फुटबॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये मूव करने लगी। अब हमने इधर से इसको फोर्स लगाया दूसरे डायरेक्शन में, जैसे कि इधर से फुटबॉल आ रही थी, हमने इसको इधर से फोर्स लगाया। ठीक है, अब इधर से फोर्स लगाया तो ये जो फुटबॉल है मूव करके इधर आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो, हमने इधर से फोर्स लगाया था तो ये फुटबॉल इधर की तरफ आ रही थी, वही हमने अपनी किक मार के, ठीक है, इधर की तरफ, मतलब डायरेक्शन चेंज करके फुटबॉल पे फोर्स लगाया तो फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जैसे कि यही थर्ड इफेक्ट था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखो, अब हमने फोर्स पढ़ लिया, क्या होता है, इफेक्ट्स पढ़ लिए। तो अब इसके जो दो इफेक्ट्स हैं उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आता है मतलब फोर्स के 2 इफेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहले हम इन 2 इफेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनको पढ़ेंगे। तो फोर्थ इफेक्ट जो आता है वो आता है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो, इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब ये जो फुटबॉल है, ठीक है,
ये फुटबॉल थी, हमने इसको इधर से फोर्स लगाया तो ये 25 न्यूटन हो गई, ठीक है। 25 न्यूटन का फोर्स लगाया मान लो इधर से, और फिर हमने इसको इधर आई फुटबॉल, फिर हमने इसको इधर की तरफ लगाया, मतलब इधर आई फोर्स तो हमने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये होगी 15 न्यूटन की, ठीक है। मतलब इतनी तेजी से फुटबॉल इधर की तरफ आ रही थी, और जो फिर हमने इधर जो फोर्स लगाया वो 15 न्यूटन का हो गया, ठीक है। तो यही है फोर्थ इफेक्ट में, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये स्पीड में, मतलब स्पीड में इधर की तरफ आ रही थी, 25 न्यूटन के फोर्स से आ रही थी, फिर हमने इधर को, मतलब इस साइड दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाया जब हमने, तो ये 15 न्यूटन की फोर्स लगी, ठीक है। तो यही था फोर्थ इफेक्ट में। अब फिफ्थ इफेक्ट देखते हैं क्या है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब ये स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब इसको हम इधर से खींचते हैं, मान लो ये दीवार पे अटैच है, इसको हम इधर से पकड़ के खींचते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा शेप ले लेगी, इसको हम रब कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह का शेप ले लेगी, ऐसी थी। अगर हम इस पे मतलब इधर से फोर्स लगा, मतलब पुल करेंगे इधर से, तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी, मतलब ये जो है ये खुल जाएगी, इसका शेप भी बढ़ जाएगा, और मतलब इसके जो शेप और साइज में चेंज आ जाएगा, ठीक है। जब हमने फोर्स नहीं लगाया था तो ऐसी थी, जब हमने फोर्स लगाया, जब हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ खींची तो ये कुछ इस तरह खुल गई, ठीक है। ये स्प्रिंग इस तरह खुल गई जब हमने फोर्स लगाया। तो वही है फिफ्थ इफेक्ट में, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टोटल दो टाइप्स होते हैं, पहला आता है बैलेंस फोर्स और दूसरा आता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स को हम इस पेज पे पढ़ेंगे और अनबैलेंस फोर्स को हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। देखो अगर दो या दो से ज्यादा, मतलब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, अगर इधर से फोर्स लगेगा और इधर से, अब इधर से भी 25 न्यूटन का लग रहा है और इधर से भी 25 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, इधर से भी 25 न्यूटन का और इधर से भी 25 न्यूटन का। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, हम इसको माइनस कर देंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं, तो या तो दोनों सेम ही है, तो 25 माइनस 25 तो कितना होगा, 0। वही ये इन्होंने क्या रखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब हम किसी भी फोर्स को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 0, मतलब इसका रिजल्टेंट जो है 0 आना चाहिए। तो हमने देखो इधर से भी 25 न्यूटन लगाया, इधर से भी 25 न्यूटन लगाया, तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आया, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, तो वो बैलेंस फोर्स कहलाता है, ठीक है। और एक और बात, जब बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये मूव नहीं करेगा, इधर से भी सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर से भी सेम न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब मूव तो करेगा नहीं। तो यही था बैलेंस फोर्स। तो हमने इफेक्ट पढ़ लिया और बैलेंस फोर्स पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अनबैलेंस फोर्स को पढ़ने के लिए। तो इस पेज पे हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में क्या था, अब जब हम फोर्स अप्लाई करते थे तो उसका जो रिजल्टेंट था क्या आता था, 0। तो अनबैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं होता, अनबैलेंस फोर्स में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि ये बॉक्स था, ठीक है, इधर से हमने, मान लो इधर से हमने 50 न्यूटन का लगाया फोर्स, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर से हमने लगाया 25 न्यूटन का, ठीक है। तो इधर से हमने 50 का लगाया, इधर 25 का, तो अब इसको माइनस करना होता है तो माइनस कर लेते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करेंगे,
तो 50 माइनस 25, इनके पीछे न्यूटन है, तो कितना आएगा, मतलब 10 माइनस 5 कितना होगा 5, और इसको इसने कैरी दिया, ये बचा 4, 4 में से 2 गई, कितना आएगा 2, तो 25 न्यूटन आया, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। ठीक है, तो अब देखो इधर कम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इधर ज्यादा हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा, और ये किधर किधर करेगा, जैसे कि जिधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब जो इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब 50 न्यूटन की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बॉक्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये 50 न्यूटन की तरफ मूव करेगा। तो ये था अनबैलेंस फोर्स, जिसमें जो रिजल्टेंट होता है वो 0 नहीं होता, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और बैलेंस फोर्स में क्या था, जो रिजल्टेंट था वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इस चैप्टर को आगे कॉन्सेप्ट्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज पे हम देखेंगे कि जो हम फोर्स को मतलब मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन में हमें क्या निकल के आया था, इट इज अ डेफिनेट एज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट केसेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब इसमें हमारा मास निकल के आया था, ठीक है, और चेंजेस वेलोसिटी निकल के आया था। तो हमने चैप्टर 8 में चेंज वेलोसिटी को कैसे शो किया था, तो हमने फाइनल वेलोसिटी को v शो किया था, ठीक है, और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का u और अपॉन में टाइम। ठीक है, और ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये था, मतलब हम सिंपल से कहे तो चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन ए भी कह सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फोर्स पे। फोर्स, तो फोर्स को हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो हमें फोर्स में क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो m, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, a कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a। अब m की ऐसा यूनिट रख देते हैं, इसका मतलब फोर्स की ऐसे यूनिट निकालने के लिए हम इसकी ऐसे यूनिट रख देते हैं। तो m की ऐसे यूनिट क्या होती है, kg। ठीक है, तो हमने यहाँ kg रख दिया, और a की क्या होती है, m बाय में s स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, और न्यूटन को हम किससे शो करते हैं, मतलब कैपिटल एन से शो करते हैं। तो फोर्स का जो मतलब ऐसा यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। तो इस पेज पे हमने पढ़ा कि फोर्स को हम मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं न्यूटन के लॉज। तो इस पेज पे आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, तो न्यूटन स्टडीज द आइडियाज ऑफ गैलीलियो एंड गेव द, तो न्यूटन ने गैलीलियो की आइडियाज को स्टडी किया और हमें दिया लॉ ऑफ मोशंस दिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इनर्शिया और मोमेंटम्स को भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को शुरू करते हैं। तो इस पेज पे आता है न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस पेज पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन में आता है एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यूअसली इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड until it is completed by an external force to change its state। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, मतलब जो रेस्ट पे है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कंटिन्यूअसली मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे विद यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज, उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम एक फुटबॉल लेते हैं। ठीक है, ये एक फुटबॉल है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है मान लो। ठीक है, तो ये ए फुटबॉल को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाना है, तो ये फुटबॉल अपने आप तो हिल के चली नहीं जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जब तक इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये फुटबॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगी। जैसे कि इन्होंने बता रखा है एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स
स्टेट, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ए पे था, ये रेस्ट पे था, तो इसको हमें बी पे ले जाने के लिए इसको मोशन में करना पड़ा, ठीक है। तो वैसे ही आता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसको रेस्ट में, मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल फुटबॉल का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये फुटबॉल है, ये मान लो ये कंटिन्यूसली मोशन में ही है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मोशन में है। तो जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मतलब इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब ये फुटबॉल जा रही है, ठीक है। जब इस पे इधर से फोर्स लगाएंगे इसके अपोजिट साइड में, तब ये फुटबॉल इसकी स्टेट चेंज होकर रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, तब ये जो फुटबॉल है ये रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इनर्शिया को पढ़ने के लिए। तो इस पेज पे हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया को हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। तो इनर्शिया की डेफिनेशन आती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया जो होता है एक टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है एक ऑब्जेक्ट की, विच रेसिस्ट, जो हमारा विरोध करती है, मतलब वो अपना विरोध करती है उसकी जो स्टेट होती है ना उसमें चेंज लाने से, ठीक है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल में हम एक बड़ा स्टोन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो ये जो स्टोन है अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करने, मतलब रेसिस्ट करेगा, हमारा विरोध करेगा, ये अपनी जो स्टेट में चेंज नहीं लाना चाहेगा, ठीक है। जिस स्टेट में ये रेस्ट स्टेट में है तो ये रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है, चाहे हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो ये है इनर्शिया। तो इनर्शिया में 2 पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर बाय इट्स मास, मतलब जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर होता है उसके मास से, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। तो हम सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट में आता है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब जो इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब यहाँ समझा देता हूँ मैं। देखो ये इनर्शिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान, सॉरी मैं भूल गया, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अपने मास से, ठीक है। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, अगर जब मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और जब मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा, ठीक है। ये अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये बड़ा स्टोन है, ये मान लो कि 100 kg का है, और ये है 10 kg का, ठीक है। छोटा सा स्टोन ये है 10 kg का। तो अब ये जो स्टोन है इसका मास कम है, तो इसका इनर्शिया मतलब वो स्टेट को चेंज लाने में रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, तो इसका जो इनर्शिया है वो भी कम होगा। इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम ही होगा। तो इसकी स्टेट में हम चेंज आराम से ला सकते हैं। अब ये देखो ये रेस्ट स्टेट में है, हम इसको किक करेंगे, ठीक है, अपने फुट से किक करेंगे, तो ये जो रेस्ट में है ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं दूसरे वाले का कितना वो मास है, वो है 100 kg। तो देखो इसका जो मास है वो ज्यादा है, तो ये इनर्शिया भी इसका ज्यादा होगा, मतलब ये अपने विरोध ज्यादा करेगा अपनी वो स्टेट में चेंज लाने से, ठीक है। तो अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये मतलब हिलेगा नहीं, अपने स्टेट को छोड़ेगा नहीं, रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो यही था सेकंड पॉइंट। तो हमने इसको एग्जांपल के साथ समझ लिया, तो आपको यकीन करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये था इनर्शिया, हमने पढ़ लिया इनर्शिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया न्यूटन के लॉ पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो आज की वीडियो में अब बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।